करें स्टार्ट। देखो, कंपनीज के इंटरव्यू की फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। अपन ने एक पूरी बुकलेट बना रखी है और इसमें और क्वेश्चन भी ऐड हो रहे हैं पिछले साल वाले से। जो बच्चे इंटरव्यू दे के आते हैं वो क्वेश्चन बताते हैं, वो इसमें ऐड होते जाते हैं। तो ये लगभग 268 पेज तो पहुंच चुकी है और 300 भी चली जाएगी, जिसमें फिजिक्स, मैथ, मैथ में तो चलो क्वेश्चन पूछते हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट है ओनली। खासकर 200 पेज के आसपास फिजिक्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही पूछी जाती है। और ये नहीं कि अपन आज की क्लास में पूरे कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे जो भी तुम पढ़ रहे हो, जैसे 12th क्लास का जो पढ़ रहे हो, तो कोशिश करेंगे कम से कम 12th क्लास तो कंप्लीट कर लें। ठीक है। इंटरव्यू के क्वेश्चन 11th क्लास से ज़्यादा बनते हैं, ये भी याद रखना। जो हाफ बुक है ना, लास्ट वाली फिजिक्स की, जिसमें फ्लूइड वगैरह, ग्रेविटेशन वगैरह और वर्क पावर एनर्जी से लेके जो आगे वाले जितने भी चैप्टर हैं, जिसमें फ्लूइड प्लस थर्मो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे इंटरव्यू के लिए। दूसरा, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, भी आईएमसीटी के लिए पढ़ रहे हो, उसके लिए डेफिनेशन, किसी भी साइंटिस्ट के नाम से कोई भी डेफिनेशन है अपने पास, कोई भी फॉर्मूला है, ये चीजें छोड़ना मत। खासकर फॉर्मूला तो कोई भी मत छोड़ना। और साइंटिस्ट के नाम से कोई डेफिनेशन वगैरह है या कोई कॉन्सेप्ट है तो वो तुम्हें याद होना चाहिए। प्लस हर क्वेश्चन पे क्रॉस क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैं आज क्लास में पूछ रहा था कि तुम्हें रेजिस्टेंस पूछ ले या ओम्स लॉ पूछ ले, तो ओम्स लॉ के बाद फॉर्मूला बताते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो वहां से क्रॉस क्वेश्चन क्या बनाएगा, आर क्या होता है। आर से तुम फॉर्मूले बताओगे, वहां रेजिस्टिविटी आएगी, फिर पूछेगा रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो ऐसे चैन बनती है क्वेश्चंस की, और वो चैन तुम्हें आनी चाहिए। तुम आंसर दे रहे हो तो आंसर, उस आंसर से यदि क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए, उनका सॉल्यूशन पहले से तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। और कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आज हो जाए 12th क्लास के कम से कम। ओके, करें स्टार्ट। सबसे पहला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा। चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, ई का। क्यू इजिकल टू अपन लिखते हैं प्लस माइनस एन ई। एन क्या है यहाँ पे, कोई इंटीजर नंबर है। ई क्या है बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 10 की पावर माइनस 19 को। ये तो अभी तुम्हारी क्लास में चल रहा है इसलिए तुम बता पा रहे हो। ओके। मेन बात मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले भी यही बोली थी, फर्स्ट दिन भी यही बोली थी, जब भी कोई पूछे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सीधा यहां नहीं पहुंचना। सबसे पहले क्या बताओगे, स्टेटमेंट बताओगे, और उसके बाद फॉर्मूला बताओगे। क्योंकि मैं ये चीज बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे बार बार गलती करते हैं। आज भी मैं क्लास में पूछ रहा था रेजिस्टेंस के बारे में या ओम्स लॉ के बारे में, तो सीधा क्या बोलते हैं, V इक्वल टू आई आर। जबकि मैंने उनको 10 बार बोल चुका हूं कि जब भी कोई पूछे ओम्स लॉ, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, उसका स्टेटमेंट आना चाहिए, उसके बाद उसका फॉर्मूला आना चाहिए, और यदि उसमें यूनिट वगैरह यूज हो रही तो वो भी साथ में आनी चाहिए। ठीक है। तो आज के बाद मुझे कोई आंसर देता हुआ मिल गया, मैंने कुछ टॉपिक पूछा है या कोई चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक पूछा है, उसमें सिर्फ जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूछा है, तो फॉर्मूला ही नहीं बोलना है, सिर्फ क्या बोलना है, सबसे पहले स्टेटमेंट, उसके बाद फॉर्मूला, और यदि उसमें यूनिट वगैरह भी हैं तो वो भी साथ में बोलनी। मतलब एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए कि ये ही उसको वापस पूछने के लिए आपको बार बार नहीं बोलना पड़े। जैसे उसने बोला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, तो आप स्टेटमेंट फॉर्मूला सब बता दोगे, तो उसको वापस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। वो ये नहीं बोले कि स्टेटमेंट क्या होता है उसका, फिर वो बोले इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये वो मेहनत नहीं करेगा। मेहनत वहां आपको करनी है कि आपसे कोई टॉपिक पूछा है, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छूटनी चाहिए आपसे, सारी उसको बता दो, ताकि उसको पता रहे कि आपको इस टॉपिक का अच्छे से नॉलेज है। आया समझ में। और याद कर लेना इनको। स्टेटमेंट यदि तुम्हारी समझ में आ रहा है फिर भी याद नहीं हो पा रहा तो रट लेना, लेकिन स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। सुन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। फ्लेक्स और गॉस लॉ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फ्लेक्स क्या होता है, किसी भी कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, किसी भी सरफेस से कितनी
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, वही क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं phi इज इक्वल टू ई डॉट डी एस वाला, ई डी एस कॉस थीटा। इसी में आगे क्या ऐड होगा अपना, गॉस लॉ। सबसे पहली कंडीशन क्या आती है, गॉस लॉ किसके लिए वैलिड होता है बेटा, क्लोज सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो होती है इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला याद रख लोगे तो फॉर्मूले से डेफिनेशन भी बना लोगे। ठीक है, यहां मैंने स्टेटमेंट डाल रखी है, जरूरी नहीं तुम ये की ये लाइन रटो, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, तो आज जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां कराऊंगा, घर पे जाओगे सिर्फ हेडिंग हेडिंग यहां से उठानी है, फिर उनका स्टेटमेंट, फॉर्मूला और डायमेंशन जो यूनिट जो जितनी भी होंगी वो सब लिखोगे, और वो नोटबुक में चेक करूंगा। सुन गया सबको? किसी भी चीज का तुम सहारा ले रहे हो, चाहे चैट जीपीटी का ले रहे हो, चाहे अपने नोट्स का ले रहे हो, चाहे किसी का भी ले रहे हो, मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगा डेफिनेशन के साथ साथ। सुन गया सबको? तो कोशिश करना है उसमें एरर ना हो, कहीं ऐसी चीज तुमने पढ़ ली जिसमें एरर था और वही जाके बोल दी वहां पे, तो आपने मेहनत तो की लेकिन गलत चीज के लिए मेहनत कर ली, तो उससे नुकसान होगा फिर। ठीक है, फॉर्मूले नहीं डाल रखे हैं या फॉर्मूले भी डाल लेना साथ साथ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बताता है बेटा, किसी भी कंडक्टर से पास होने वाली करंट और उस कंडक्टर पे बनने वाला पोटेंशियल, दोनों एंड्स पे बनने वाला पोटेंशियल एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, वी प्रोपोर्शनल आई। जिनकी क्लास में हो चुका है मैं उनको प्रूव भी कर चुके हैं, अपन प्रूव करके देख चुके हैं कैसे होता है। ठीक है, वी प्रोपोर्शनल आई और वी इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला। तो स्टेटमेंट, उसके बाद फॉर्मूला। यहां तुम बैठे हो आज ये मत सोचना कि सर ये लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे मुझे और मुझे फिर लाइन टू लाइन याद करना है। मेरा काम ये है कि ये चीजें होती हैं, क्लास में तुम्हें समझाऊंगा, हर चीज करूंगा, लेकिन तुम्हें रिप्रेजेंट कैसे करनी, वहां किसी के सामने बोलोगे कैसे, उसको मोटिव ये है आज का। ओके, मैं यहाँ वी इक्वल टू आई आर नहीं लिख रहा हूँ, तुम कहीं नोट्स बनाने के लिए लगे हो वी इक्वल टू आई आर लिख लेता हूँ, ये तुम्हें अपने क्लास नोट्स में सब मिल जाएगा। आज की क्लास का मोटिव ये है कि ये क्वेश्चन तुम पेपर में तो याद कैसे भी रख सकते हो, लेकिन इंटरव्यू में आपको कैसे इसको प्रेजेंट करना है वहां पे, सिंपल सी बात है। समझे? नेक्स्ट चलते हैं बेटा, केवीएल और केसीएल पढ़े। केवीएल क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केसीएल क्या है, ठीक है, वोल्टेज लॉ में क्या होता है, किसी भी क्लोज लूप के लिए टोटल करंट क्या होती है, टोटल वोल्टेज क्या होता है, 0। और करंट लॉ क्या बताता है, किसी भी नोड पे इन और आउट करंट क्या होती है, सेम होती है। ओके, डायग्राम बनाओगे तो केसीएल का क्या बनाया था, ये नोड बना लिया था और यहाँ कोई करंट आ रही है और ये करंट जा रही है, तो ये I1 है, ये अपना I2 है, ये किसके इक्वल होगा, I3। तो ये लिखेंगे I3 इज इक्वल टू I1 प्लस, ऐसे ही अपने केवीएल के लिए बनाया था, कोई लूप बना लो, बैटरी लगाना चाहो तो बैटरी भी लगा सकते हो, या R1 R2 R3 है अपने पास। तो इसके लिए V निकालेंगे फिर, तो इसके लिए जैसे A B C D लिख दो, ये लूप बन रहा है, A B C D A लूप बन रहा है पूरा, तो यहां V निकालेंगे, V A B V V C प्लस V C D प्लस V D A किसके इक्वल होगा बेटा, 0। सबके लिए V निकालोगे किसके इक्वल रख दोगे, 0। ये कौन सा था अपना, केवी। ओके, ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम जरूर याद रखना। एक व्हीट स्टोन वाला भी आता है, उसमें क्या डायग्राम जरूर याद रखना, वहां तुमसे डायग्राम भी बनवा लेगा। ठीक है, तो जो लूप बोल रहे हो ना वो पता भी होने चाहिए कैसे लूप बनते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैं व्हीट स्टोन की बात कर रहा हूँ, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है, डायग्राम क्वेश्चंस में अंदर भी डायग्राम जरूर याद होना चाहिए बेटा। 4 रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि जिसके बीच में लगा हुआ गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट 0 हो, तो P बाई क्यू इक्वल होगा R बाई एस। कंडीशन याद होनी चाहिए, प्लस डायग्राम याद होना चाहिए। कंडीशन क्या है, गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होनी चाहिए बेटा, 0, और उसका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, पी क्यू बाई आर एस। पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। समझ गए?
इसके लिए स्टेटमेंट, डायग्राम, कंडीशन और रिजल्ट, तीनों चारों चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। आया समझ में? नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन EMI एंड EMF। EMI क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? इंडक्शन, जो चैप्टर पढ़ेंगे। EMF क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैक्सिमम पोटेंशियल किसी भी बैटरी का, वो क्या होता है? EMF होता है। इन दोनों में जैसे सिमिलर से लगते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमोटिव आ जाता है यहाँ पे। एक फोर्स है, दूसरा क्या है? इंडक्शन को बताता है। इंडक्शन जो AC और EMI वाले चैप्टर पढ़ते हैं अपन, उसमें क्या होता है? इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में मतलब किसी के पास जाने से किसी दूसरे पे इफेक्ट आ जाए, वही इंडक्शन होता है। जो अपन फ्लक्स में चेंज के कारण जो करंट इंड्यूज होती है, इंड्यूज करंट, इंड्यूज EMF जो पढ़ते हैं वहां पे। ओके, AC और EMI वाले चैप्टर है। तो EMF क्या होगा? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सोर्स। बैटरी की बात कर रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होती है बैटरी के लिए, उसको क्या बोलते हैं अपन? EMF बोलते हैं। और सेल या बैटरी या जनरेटर वगैरह यूज हो रहा है। और EMI क्या होगा? क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? EMF प्रोड्यूस करने के काम आता है। इंड्यूस EMF मिलता है EMI वाले चैप्टर में, जो अपन पढ़ते हैं कि फ्लक्स में चेंज आ रहा है, जिससे कारण क्या आता है अपने पास? इंड्यूस EMF आता है, जिसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस d∅dt। टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो इंड्यूस EMF आ जाता है। तो EMI के कारण क्या इंड्यूस हो रहा है? EMF। तो दोनों अलग अलग है, कंफ्यूजन मत करना, ठीक है? नाम सेम से, इसलिए तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए इंटरव्यू वाले पूछ लेते हैं। याद रख लोगे, कंफ्यूजन नहीं रखना होगा इसमें। दोनों अलग अलग फिनोमिना, दोनों यूनिट्स वगैरह सभी सेम हो, यूनिट्स वगैरह सब अलग। एक फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये तो नॉर्मल तुम्हारा इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, फिजिक्स में नहीं होता तो भी चल जाता। CNG, LPG और LNG का। क्यों? क्योंकि टैंकर होते हैं ना, LNG टैंकर अलग होते हैं, CNG अलग, तो सप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें इनकी फुल फॉर्म तो कम से कम पता होनी चाहिए। CNG का क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG और LNG नेचुरल गैस। अब ये चीजें याद रखने वाली हैं। कब याद होंगी? जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे और जितने ज्यादा इंटरव्यू दोगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बना बेटा? फैराडे लॉ। फैराडे लॉ कहाँ पढ़ते हैं अपन? EMI में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इसमें क्या बताता है कि फ्लक्स में चेंज आएगा तो कुछ आएगा, कुछ EMF आएगा। फैराडे लॉ ये बोलता है, मतलब किसी के फ्लक्स में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कुछ वैल्यू आती है, EMF इंड्यूस हो जाता है। फर्स्ट लॉ ये बताता है। सेकंड लॉ क्या बताता है? वो कितना EMF आ जाता है। जब अपन फॉर्मूला पढ़ते थे ना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस d∅dt, वो किसने दिया था? फैराडे। ठीक है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि EMI में EMF आता है, तो फ्लक्स में चेंज के कारण कितना EMF आएगा वो किसने बताया था? फैराडे ने बताया था। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाएंगे तो उससे क्या जाएगा अपने पास? इंड्यूस EMF आ जाएगा। लेंज लो बताता है वो किस डायरेक्शन में आएगा। देखो फैराडे ने क्या बताया कि कितना आएगा, मैग्नीट्यूड बता दिया कि इतने मैग्नीट्यूड का EMF आ गया आपके पास। लेंज ने क्या बताया फिर? कि वो किस डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, किस डायरेक्शन में होगी। फैराडे ने बताया कि इंड्यूस करंट आएगी, लेकिन इसने क्या बताया? उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। समझ गए चीज? तो एक दूसरे को रिलेट रखना। फैराडे और लेंज दोनों क्या बताते हैं? EMI वाले कॉन्सेप्ट बताते हैं। EMI के अंदर कितना इंड्यूस EMF आएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप ये कि सिग्नल वीक हो जाते हैं लिफ्ट के अंदर। जब भी आप लिफ्ट के अंदर जाते हो तो कॉल करते हुए जाओगे तो अंदर घुसते ही नेटवर्क चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि लिफ्ट बना हुआ है किसका बेटा? मेटल। तो वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है? सील्ड की तरह। ठीक है, तो मेटल बॉक्स हमेशा सिग्नल का क्या करेगा? ब्लो करता है। जो चार्ज वाला चैप्टर पढ़ा था ना अपने, फैराडे केज बताया था मैंने, क्या जिससे चार्ज लीकेज नहीं होता, न तो अंदर रहे ना बाहर का अंदर रहे ना अंदर का बाहर जाए, उसको बोलते हैं फैराडे केज। तो वो सेम वही है, तो इसको बोलते हैं फैराडे केज इफेक्ट। इससे सिग्नल ना अंदर जा रहे ना बाहर जा रहे, तो न चार्ज अंदर आ रहा है ना चार्ज बाहर जा रहा है।
इसलिए सिग्नल क्या हो जाता है, वीक, सिग्नल क्रॉस ही नहीं कर पाता उसको। इसके लिए वो भी अच्छा एग्जाम्पल है जो बरसात के अंदर बोलते हैं ना कि कार के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो भी किसकी तरह बिहेव करने लग जाती है, फिर फैराडे कैच की तरह, बाहर वाला चार्ज अंदर नहीं आ पाता, बाहर बिजली वगैरह गिरेगी तो बाहर से निकल जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल है फ्लेमिंग के, बहुत ज्यादा यूज होगा मैग्नेट वाले चैप्टर में। करंट पता होगा, मैग्नेटिक, देखो अपने जो स्टार्ट किया था शुरू वाला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट, उसमें चार्ज रेस्ट में था, फिर चार्ज मोशन में आया तो अपने करंट पढ़ा, फिर चार्ज आगे चला करंट के कारण, उसमें क्या आ गया, अब करंट आ गई किसी कंडक्टर में, करंट के कारण उसमें क्या जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो आपके पास करंट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, फिर करंट और मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं तो उसका मोशन भी बताना पड़ेगा, वो किधर मोशन कर रहा है, किधर उस पर फोर्स लग रहा है, किधर वो थ्रस्ट कर रहा है। तो आपने पढ़ा होगा लेफ्ट हैंड FBI वाला, याद है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये साइन तो सबको याद होगा, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, FBI। और राइट हैंड क्या था, देखो तीनों ये लेफ्ट हैंड में क्या बता रहा है, फोर्स, ये किसकी, B और I, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो उनके कारण जो थ्रस्ट लगेगा वो भी क्या होगा, इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये 3D स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाते हैं, देखो सेम ऐसे ही, ठीक है, तीनों ये यही तो बन रहा है, देखो या ऐसे मान लो इसको, ये इधर ये सामने की साइड, ओके, XYZ जो तीनों एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो सेम टू सेम वही है, वही लिखा, फोर फिंगर किसको बताती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर किसको बता रही है बेटा, करंट को, तो अपना थंब किसको बताएगा बेटा, फोर्स को, ठीक है, फोर्स या थ्रस्ट जो भी नाम लिखा हो मैंने, समझे। यूज कहां करते हैं, कहां यूज होता है, जहां पे भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो मोटर हो, जैसे पंखा लगा ऊपर, अब इसमें क्या करते हो आप, करंट दिया, करंट के कारण उसमें क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड आया, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई आपके पास, तो थ्रस्ट हो गई, घूमना स्टार्ट करेगा। मोटर में यही तो होता है, अरे कोयल यही तो काम करती है, नहीं तो इसको कोई अंदर बैठ के घुमा थोड़ी रहा है, करंट मिला, करंट से उसमें क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड आया, और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें क्या आ गया, थ्रस्ट आ गया, तो ये रोटेट करने लग गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन राइट हैंड रूल की, ये किसको बताएगा बेटा, सेम टू सेम वही है, बस हाथ चेंज कर लो, राइट हैंड की बात कर रहा है। ये कहां यूज होता है, जनरेटर में, मोटर का जस्ट उल्टा, मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रही है, मैकेनिकल में, और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को, तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं अपन, राइट हैंड, ओके, और कॉन्सेप्ट वही है पूरा का पूरा, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग ऑफ जनरेटर की बात करोगे तो जनरेटर कौन सी एनर्जी किधर ट्रांसफर करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, जो चैप्टर पढ़ोगे EMI वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब रोटेट करा रहे हो आप, आपने देखा होगा जनरेटर वगैरह किसी ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ, तो ट्रैक्टर क्या करता है, उसके आर्मेचर को रोटेट करवा रहा होता है, जब उसका आर्मेचर रोटेट करता है तो उसके फ्लक्स में चेंज आता है, फ्लक्स में चेंज आने के कारण उसमें इंड्यूस करंट या इंड्यूस EMF जनरेट हो जाता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और प्रिंसिपल क्या होता है इसका, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, कॉइल रोटेट करेगी, फ्लक्स में चेंज आएगा, जिसके कारण उसमें इंड्यूस EMF आएगा। किसने बताया था, फैराडे ने। किस डायरेक्शन में आएगा, किसने बताया था, लेंज ने। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रीच एट और होम, घरों पे आने वाली करंट का टाइप कौन सा, AC। AC क्या होती है, अल्टरनेटिव करंट। अब यही तो मैंने पूछा AC क्या होती है, फुल फॉर्म बता रहे हैं, जैसे मुझे पता ही नहीं है, मैं डेफिनेशन या स्टेटमेंट पूछना चाहता था। ये आदतें सुधारो, सुधारो, ठीक है। क्या होती है बेटा AC, जिसका
टाइम के रेस्पेक्ट में करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। जो अपने डायग्राम कैसे बनाए थे बेटा इसी के लिए, ये इधर टाइम है, इधर अपना करंट है, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, चाहे अपन कोस का बना लो चाहे साइन का बना लो, ओके। वो डिपेंड करेगा वी के साथ वो कैसे चल रहा है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रही है। वैसे करंट की डायरेक्शन नहीं रखते अपन, क्योंकि मेजर नहीं करते उसको वेक्टर में, इसलिए मैं डायरेक्शन नहीं बोल रहा था। बाकी दोनों, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव जा रहा है, या मैक्सिमम या मिनिमम जा रहा है। तो घरों पे एसी आती है, याद रखना। रीजन क्या है एसी आने का? एसी को ट्रांसफर करना आसान होता है और एसी में एनर्जी लॉस नहीं होता है। अपन उसको हाई वोल्टेज पे लेके जाते हैं फिर ट्रांसफर कराते हैं। कभी भी ये मत देखना आपके घरों पे जो लाइट आती है ना, वो कितना वोल्ट की आती है? 220 वोल्ट की। क्या वो आपके ट्रांसफार्मर से आपके घर तक 220 वोल्ट ही आ रही है? नहीं आती। जितना ज्यादा उसको ट्रेवल करना है उतना ही उसका वोल्टेज इंक्रीज कर दिया जाता है, ताकि वो आसानी से ट्रेवल कर पाए, और उसमें एनर्जी लॉस उतना ही कम होता है। आपके घरों के पास लगा होता है ट्रांसफार्मर, जो क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज कर देता है। तो आपके घरों के आसपास ही जो लगा होगा वो ही, वहां से आपके 220 आएगा। उससे पहले 11,000 या 33,000 चल रहा होता है, ठीक है। जो आपके नजदीकी पावर हाउस होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वहां से लेके आपके मकान के रूम के आसपास तक कौन सी आती है? 11,000 आती है। और उस पावर हाउस पे कहीं से जो बिजली आ रही है वो आती है 33,000 के आसपास। और उससे भी बड़ा पावर हाउस है, वो बड़े बड़े वायर देखते हो आप, तो वहीं वोल्टेज बढ़ता जाता है। समझ गए? और एसी को यदि कम लॉस पे ट्रेवल कराना है तो क्या करो? वोल्टेज बढ़ा दो। दूसरा, डीसी यदि इसकी जगह यूज करें तो उससे पहले डीसी होता क्या है? बोल दो, डायरेक्ट करंट। क्या होता है डीसी? जिसका मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हुआ, उसको अपन डीसी बोलते हैं। डीसी करंट में एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है। आप बैटरी से यदि थोड़ी दूर भी वायर लेंथ बढ़ा लोगे, वायर की लेंथ बढ़ा लोगे, तो ही उसका पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है डीसी के अंदर। तो कभी भी देखना आप, इन्वर्टर वगैरह तो क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है। लेकिन कार वगैरह देखिए आपने, कार में कभी भी वायरिंग लंबी नहीं रखी जाती, जितनी शॉर्ट हो सकती है उतनी रखते हैं, क्योंकि जितना लंबी रखेंगे उतना ही बैटरी ज्यादा डिस होगी और उतना ही वो कम पावर ट्रांसफर कर पाएगी। कभी जंप स्टार्ट करते हुए देखा है किसी का कार को? तो जब भी जंप स्टार्ट करते हैं तो वायर बहुत छोटा रखते हैं, या तो बैटरी उठा के रख देते हैं, दूसरी सबसे अच्छा तो वही रहता है कि सबसे पास ले जा पाते हैं। यदि आप वायर भी यूज करोगे तो उसकी वायर की थिकनेस देखना बहुत मोटी होती है। वो इसलिए होती है कि जितना थिकनेस ज्यादा लोगे उतना पावर ज्यादा ट्रांसफर होगा, ठीक है। यदि वायर की लेंथ बढ़ा दोगे तो वही एनर्जी ज्यादा लॉस हो जाएगी, वही एनर्जी खो चुका होगा, ठीक है। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा, इजिली इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज, जो मैंने बता दिया ट्रांसफर करने के लिए, और मोर इकोनॉमिक फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन। और अपने कितना आता है बेटा? 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज, 230 लिखा हुआ है इसमें, 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज ऐसी आता है, ठीक है। बाहर जो आपने देखो अलग अलग एक सॉकेट भी देखे होंगे, जो बाहर से फोन वगैरह ले आते हैं ना, तो उससे ऊपर वाला सॉकेट इस ऐसी पिन का साथ है, एक देखा है यूएस वगैरह में, तो वहां यूज होती है फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, ठीक है ना। वहां फ्रीक्वेंसी का फर्क है। फ्रीक्वेंसी का फर्क का मतलब, जैसे ये लाइट लगी है मेरे ऊपर, ये 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ हो रही है, 1 सेकंड में। ये है लाइट की फ्रीक्वेंसी, अपने को नहीं दिख रही। आप कभी अपने फोन में एपीबीएस फ्रेम पर सेकंड कम करके देख लेना, दिख जाएगी आपको, ठीक है। अपनी आंखें उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, जबकि ये 1 सेकंड में ऑन ऑफ हो रही 50 बार, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटर? अभी पढ़ाया कल परसों। क्या काम आता है? एनर्जी, चार्ज एनर्जी स्टोर करने के काम में आता है, जिससे जरूरत पड़े तो क्या हो जाए, वो अपने से एनर्जी रिलीज कर देता है। और कैसा बना होता है? 2 कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और बीच में इंसुलेटर डाल देते हैं, तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ताकि मैक्सिमम आपको कैपेसिटेंस मिल पाए, मैक्सिमम एनर्जी मिल पाए, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑप्टिक्स। तो 9, 10th 11th में खूब पढ़ी होगी, 11th में तो नहीं पढ़ी होगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? सबसे पहले कोई लाइट रे आ रही है, उसी मीडियम में वापिस चली जाए, ये अपने नॉर्मल डाला, रिफ्लेक्शन यही होता है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे और नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, फर्स्ट लो। सेकंड क्या होता है? इंसिडेंट एंगल इक्वल हो रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, दोनों याद रखोगे। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं लो ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब क्या चेंज कर रहा हो बेटा? लाइट मीडियम चेंज कर रही है। ये अपने नॉर्मल डाला और ये थोड़ा बेंड हो गई, ये इंसिडेंट एंगल आई है ये। तो फर्स्ट लो दोनों में सेम ही होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। एंड सेकंड इसमें क्या आएगा? स्नेल लॉ, जो क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई म्यू। क्या होता है बेटा अपना? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सी बाई वी। ओके, तो सारी चीजें याद रखना। जो मैंने बोला, जैसे म्यू बोला तो म्यू वाले से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया, वो पूछ लेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही आ गया। क्या होता है बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? मेजर हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस व्हेन द इंटर द मीडियम। जब भी वैक्यूम में कोई लाइट चल रही है तो उसकी स्पीड क्या होती है? c 3×10⁸। अरे पता है ना, लाइट किस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, किस स्पीड से ट्रेवल करती है, जिसको अपन c से लिखते हैं। यदि किसी मीडियम में चली जाएगी तो उसकी स्पीड के साथ क्या होगा, वही कंपैरिजन कौन करता है? अपना रिफ्लेक्स। और मीडियम फ्रॉम एयर टू वैक्यूम, और वही अपना c/v वाला, या v1/v2 से भी अपन इसको फॉर्मूला लिख देते हैं म्यू का, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। जब अपन ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों पढ़ेंगे, वहां म्यू के बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, जो वेलोसिटी में रिलेशन, वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में और बहुत सी चीजों में जो अपन वहां डिस्कस करेंगे तो उसमें फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, मेन तो होते हैं वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाले, जो इनमें कंपैरिजन देके, म्यू देके आपको कंपैरिजन पूछ लेता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा मिरर यूज इन कार। कौन सा मिरर तो यूज होता है और क्यों? ज्यादा एरिया कवर कर लेता है। ठीक है, तभी हमेशा कभी भी कार चलाते टाइम साइड मिरर तुम यदि देख रहे हो, यूज कर रहे हो, तो जितनी दूर कार दिख रही है उस मिरर में, उतनी दूर होती नहीं है, वो आपके पास होती है, क्योंकि उसमें साइज दिखती है आपको छोटी, छोटी साइज मतलब दूर दिख रही है। तो हमेशा कभी भी कार चलाओ तो साइड मिरर के साथ साथ जो बीच में मिरर लगा होता है, प्लेन मिरर, वो भी यूज करना। ठीक है, ताकि तुम्हें एक्चुअल डिस्टेंस उसकी पता चल पाए। यदि आपको ओवरटेक करना हो और पीछे देख रहे हो तो उसमें ये ध्यान रखना, यदि आपको लग रहा है कि अभी तो पीछे है, वो आपके पास ही होती है। ठीक है, तो ये गलती तो नहीं करोगे ना, कहीं ऐसे देखो अभी तो पीछे है, घुमा लेते रहो आके। नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाट इज द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। टाइप ऑफ मिरर की बात करते हैं अपन, जिसमें स्पेरिकल मिरर में दो टाइप आते हैं। कौन कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो स्पेरिकल सरफेस बनाओगे और उस पर क्या करोगे बेटा? पॉलिश करोगे। यदि मैं इनसाइड पॉलिश कर दूंगा, अंदर की साइड पॉलिश करूंगा, तो कौन सा बनेगा? अंदर की साइड पॉलिश कर दूंगा तो बनेगा मेरे पास कन्वेक्स, और यदि बाहर की साइड पॉलिश कर देंगे तो ओके। और फोकल लेंथ वगैरह सब तुम्हें पता होनी चाहिए। फोकल लेंथ क्या होती है बेटा? यदि इसको आप पूरा कर्वेचर को मिलाओगे तो सेंटर से ये आर रेडियस होगी, इसका हाफ क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ। इनफाइनाइट से आने वाली रे कहाँ से जाती है बेटा? फोकस से जाते हैं। ये सब रे ऑप्टिक्स के अंदर अपन पढ़ेंगे। पीएसपी वाले तैयार रहना तुम लोग, ठीक है ना, क्योंकि इस नहीं तो नेक्स्ट वीक से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों, और तुम्हारे भी। ओके, प्रायोरिटी पे वो है, मतलब आधा टाइम उनको दिया जाएगा, बाकी आधा टाइम में तुम सब। तो इसलिए तुम भी तैयार रहना। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि मुझे ये नोटबुक में सब लिखा हुआ चाहिए। ओके, और ये अपना कॉनकेव सरफेस का है, जो अपन फोकल लेंथ वगैरह इससे इमेज क्या बनेंगी सब बना हुआ है। क्या हुआ? नेक्स्ट आता है क्रिटिकल एंगल एंड TIR। यहां से खूब क्वेश्चन बनते हैं, खासकर TIR से। देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब रिफ्रैक्शन आप पढ़ रहे हो, ये आपने नॉर्मल डाला, TIR की एक कंडीशन होती है कि आपकी जो रे है वो डेंसर से कहा जानी चाहिए, रेयर। डेंसर तो समझते हो, जिसमें एटम ज्यादा पास हो, रेयर में एटम दूर दूर हो। डेंसर से यदि रेयर में जाएगी, जैसे ये जा रही है, मैं नॉर्मल डाल रहा हूं इधर, तो ये बैंड होनी चाहिए थी। किधर होगी बैंड बताओ? डेंसर से रेयर में। नॉर्मल से दूर हटेगी, दूर हटेगी, इतना दूर हट जाए कि वो जो अपने प्लेन ले रखा है उस पे आ जाए, या जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल कितना हो जाए 90। आर कितना हो जाए बेटा? 90। तो वो इंसिडेंट एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है। इससे ज्यादा यदि क्रिटिकल एंगल को ऐसे लिखते हैं, इंसिडेंट एंगल यदि मैं इससे ज्यादा कर दूं क्रिटिकल एंगल से, तो ये लाइन किधर आ जाएगी बेटा? मतलब ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ गई बेटा? उसी मीडियम में वापस आ गई। तो मीडियम चेंज नहीं कर रहा है, तो रिफ्रैक्शन की जगह क्या स्टार्ट हो गया? रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। तो जिसको अपन क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ओके, जो बहुत सी जगह यूज होगा, कहां होगा अभी बात करेंगे। देखो, और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या मतलब क्या होता है बेटा? डिफ्रैक्शन, बैंडिंग ऑफ लाइट, बैंड होना लाइट का। ठीक है, ये पढ़ेंगे रे नहीं, वेव वाले चैप्टर के लास्ट में। डिफ्रैक्शन, किसी भी नेरो से स्प्लिट होती है तो लाइट फैल भी जाती है, बैंड होती है। जैसे किसी पतले नेरो होल से लाइट पास हो रही थी, उसके कॉर्नर से वो क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। ठीक है, तो जैसी मतलब होल से क्या होता है, यदि तुम लाइट डालोगे तो क्या होगा? सीधी पास होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है, उसके कॉर्नर से बैंड होकर लाइट ऐसे फैल जाती है। स्क्रीन पे देखोगे तो आपको सेम होल की साइज से बड़ी साइज मिलेगी, जो अपन पढ़ेंगे वेव वाले चैप्टर में। ओके, व्हाई डू डायमंड्स क्यों करते हैं? क्योंकि डायमंड में क्या होता है सबसे ज्यादा? क्या होता है? TIR। सबसे ज्यादा TIR होता है। जितना ज्यादा लाइट ट्रैप करेगा वो उतना ही क्या करेगा? साइन करेगा। TIR और मतलब जो रे अंदर गई वो TIR की वजह से कहाँ रह गई? उसी के अंदर रह गई। तो क्या दिखता है अपने को? साइन ही दिखता है ना, चमकता हुआ दिखता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई डू फ्लोर ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर। चलो इसका आंसर कौन देगा? अपेरेंट डेप्थ की वजह से। अपेरेंट डेप्थ में समझते हो, एक गिलास के अंदर कोइन डाल दो, फिर वो कोइन आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पढ़ा है 12th क्लास में? ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा? पढ़ा है बेटा? कोइन वाला एग्जाम्पल जरूर पढ़ते हैं अपन, अपेरेंट डेप्थ भी निकालते हैं, उसका फॉर्मूला भी निकालते हैं, तो सेम वो का वो रीजन इसका। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बैंड होगी, तो जहां जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए था वो वहां ही नहीं होके कहां होता है? थोड़ा नीचे होता है, और उसका इमेज बन रहा होता है ऊपर। मिराज की बात करते हैं। मिराज क्या बेटा? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। जैसे खासकर गर्मी का टाइम होता है ना, समर सीजन, तो क्या होता है, आप किसी हाईवे पर जा रहे हो तो आपको क्या दिखता है? थोड़ी दूर बाद जैसे वहां पे कोई पानी भरा हुआ दिखता है ना, या रेगिस्तान में कभी गए होगे तो वहां पे भी क्या होता है, ज्यादा हीट होगी ना, तो क्या दिखेगा आगे? जैसे कोई पानी का तालाब। सेम जैसे ही आप किनारे पे खड़े और एक शिप जा रही है, थोड़े टाइम बाद ऐसा लगता है वो शिप हवा में ऐसे उठ गई, ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, जबकि वो ऊपर नहीं उठती है। तो इन सब के पीछे क्या रीजन होता है बेटा? वो क्या होता है? ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। इल्यूजन मतलब है नहीं लेकिन अपने को दिख रहा है। ठीक है, और होता किसके कारण है बेटा? टेम्परेचर डिफरेंट आएंगी, डबल डबल लेयर बनेगी, लाइट बैंड होगी, और TIR होगा, रिफ्लेक्ट होगा, अपने पास दिखेगा। ठीक है, गर्मियों में क्यों बोला मैंने? नीचे वाली एयर क्या हो जाती है? टेम्परेचर ज्यादा, जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा वो कहां जाएगी? ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ऊपर वाली लेयर में एयर क्या है बेटा? नीचे वाली से ठंडी है, तो डेंसर है और रेयर। टेम्परेचर बढ़ा, एटम दूर दूर हो गए, तो रेयर मीडियम बन गया,
ठंडा है वहां क्या होंगे, एटम पास पास होंगे, तो वो कौन सा मीडियम होंगे, डेंसर। तो वही TIR स्टार्ट होगा और आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मिराज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लूमिंग की। लूमिंग क्या होता है, क्या, एयर, रिपीट करो, मुझे नहीं समझ में आया। कोई बताना चाहेगा? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, किसका, शिप का ऊपर उठे वाले का, सेम वही तो है। जो चीज है वहां नहीं दिख के आपको ऊपर या नीचे दिखे, उसी को लूमिंग बोलते हैं। मिराज में क्या होता है, इल्यूजन बन रहा है, जो चीज नहीं थी वो दिख रही है, ये मिराज है। कोई चीज जहां है वहीं नहीं दिख के ऊपर नीचे दिख रही है, वो लूमिंग है। भाई शिप आपको ऊपर उठा हुआ दिखा, शिप तो था ना, बना नहीं हुआ शिप, लेकिन उसकी पोजीशन आपको क्या दिख रही है, चेंज, वो लूमिंग हो गया। मिराज क्या था, वहां वाटर था ही नहीं, फिर भी आपको क्या दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, वो होता है मिराज। तो दोनों सिमिलर ही हैं, ज्यादा अलग नहीं। नेक्स्ट आता है रेनबो फॉर्मेशन। ये तो देखा होगा, कैसे बनता है, जब अपने पीछे सनलाइट हो, पीछे सन हो, आगे वाटर ड्रॉप हो, तो उनमें जब सनलाइट गिरती है तब क्या होता है, TIR और रिफ्रैक्शन होगा, जिससे क्या होगा, अपने को कलर्स में टूट जाएगी वो लाइट, डिस्पर्जन हो जाएगा। डिस्पर्जन से अपने को कलर्स देखने को मिलते हैं। जब रेनबो पढ़ाऊंगा तो वहाँ रेनबो भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोनों में कलर उल्टे होते हैं। क्या बताओ, रेनबो की साइज क्या होती है, साइज कैसी होती है, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, कैसी देखी आपने साइज, आपको क्या दिखता है, पूरा सर्कुलर होता है, ठीक है। और कभी सर्कुलर देखना हो तो अपना प्राइवेट जेट लेना, और जब बन रहा हो तो थोड़ी हाइट पे जाना, आपको सर्कुलर दिख जाएगा। या कभी प्लेन वगैरह में हो तो जाना और आपको सर्कुलर दिख जाएगा। अपन कम हाइट पे है, इसलिए अपने को कैसा दिखता है बेटा, हाफ सर्किल दिखता है। यदि आप अपनी जहां खड़े हो ना, देख रहे हो, वो हाइट बढ़ा लोगे तो आपको पूरा सर्कुलर भी दिख जाएगा। हाँ, पूरा सर्कुलर होता है। ऐसे तो धरती भी गोल कर देते, अर्थ भी गोल कर देते ना, वो है नहीं। लेकिन नेक्स्ट देखो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट क्या करे बेटा, क्या हो जाए, टूट जाए, अलग अलग कलर में टूट जाए, ठीक है। 7 कलर जो विबक्योर वाला पढ़ते हो ना आप, लाइट क्या हो रही हो, बट रही हो, बिखर रही हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसे रेनबो फॉर्मेशन में वो स्पेक्ट्रम बनना, सब क्या है, डिस्पर्जन होता है, ठीक है। एक व्हाइट लाइट थी, उससे 7 कलर्स निकल गए, उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है बेटा, लाइट का बैंड होना ही स्कैटरिंग है। मतलब जिस पाथ से वो जा रही थी ना, उसी पाथ से ना जाके अपने पाथ से क्या हो जाए, डेविएट हो जाए। और वो किसकी वजह से होगी, उसके पाथ में आने वाले जितने भी पार्टिकल होंगे, लेकिन उसकी साइज हमेशा लाइट की वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए, कम, ठीक है। तो क्या होगा, वो अपने पास से, जैसे तारों का टिमटिमाना, क्यों, जैसे इसके लिए अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि अपना सन भी एक स्टार ही है, और रात को भी आप स्टार देखते हो, तो अपना सन तो नहीं टिमटिमाता या ट्विंकलिंग नहीं करता, जबकि स्टार तो ट्विंकलिंग करते हैं। एरिया बड़ा नहीं बेटा, अपने पास है वो, तो उसके लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिससे उसका स्कैटरिंग नहीं हो पाता। जो बाकी स्टार है वो अपने से बहुत ज्यादा दूर है, तो उनकी लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, तो उसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है, तभी रात को आपको क्या दिखाई देते हैं। दूसरा, स्काई कलर ब्लू, किसके कारण, स्कैटरिंग के कारण। सनराइज और सनसेट के टाइम रेडेस दिखाई देना, किसके कारण, स्कैटरिंग के कारण। ये सब रीजन है स्कैटरिंग, ओके। तब यही पूछ ले, वो अपने को आसमान ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है, अपने को ओशियन ब्लू क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या बताओगे। अब वो यही पूछेगा फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन करेगा, उस पर दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास,
उसके लिए तैयार रहना आपको। ओके, स्काई सीन ब्लू ये हो चुका अपना। व्हाई डज सन सीन रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज? किसके कारण बेटा? स्कैटरिंग। नेक्स्ट बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइज लाइट क्या होती है, अनपोलराइज लाइट क्या होती है, पता है किसी को? यदि लाइट हर डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही हो, हर डायरेक्शन का मतलब कोई लाइट है ये इधर भी प्रोपगेट कर रही है, ये एक डायरेक्शन है, ये इसकी दूसरी है, ऐसे हर डायरेक्शन में स्प्लिट हो रही हो, ये क्या होती है? अनपोलराइज लाइट होती है। क्या होती है? अनपोलराइज। इसके आगे आप कोई पोलराइजर रख दो, ये पोलराइजर है, ठीक है? इससे क्या होगा? लाइट पास होगी तो ये एक डायरेक्शन में क्या करने लग जाएगी? प्रोपगेट करने लग जाएगी, जिसको अपन बोलेंगे पोलराइज लाइट। क्या बोलेंगे? पोलराइज लाइट। इसको क्या बोलेंगे? पोलराइज लाइट। और जो अपन ने ये सब किया है इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनपोलराइज लाइट को किस में चेंज कर दिया? पोलराइज लाइट। बताओ, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वाई रेड लाइट इज यूज एज ए वार्निंग सिग्नल? क्यों हर इमरजेंसी सिग्नल के लिए अपन रेड ही क्यों यूज करते हैं? तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी तो क्या होगी? स्कैटरिंग सबसे, रेले स्कैटरिंग किस किसने पढ़ा है? कितना स्कैटरिंग होगा प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴ के। किसके? स्कैटरिंग इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है 1/λ⁴। जितना वेवलेंथ कम उतना स्कैटरिंग ज्यादा, जितना वेवलेंथ ज्यादा उतना स्कैटरिंग। स्कैटरिंग कम मतलब वो लंबी दूर तक ट्रेवल कर पाएगा, स्कैटरिंग ज्यादा मतलब उसके पाथ में रुकावट ज्यादा आ रही है इसलिए वो कम दूर तक ट्रेवल कर पाएगा। समझ गए? तो रेले स्कैटरिंग क्या था? इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। वही बताती है अपने को रेड, सारे इमरजेंसी सिग्नल किसके बनाए जाते हैं? रेड के, ताकि वो दूर तक दिखाई दे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन ब्रेस्टेड लो, म्यूजिकल टू टेन थीटा, वहीं पढ़ेंगे एग्जाम, याद रखना स्टेटमेंट के साथ, ठीक है? और रही इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो जब क्लास करेंगे तब क्लास नोट्स में न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पे। क्यों डाला है? क्योंकि साइंटिस्ट के नाम से, जो मैंने पहले बोला था, कुछ साइंटिस्ट के नाम से नोट्स में इसमें छूट भी गया हो, याद कर लेना। साइंटिस्ट के नाम से जो है वो याद ही करना है। बच के ब्रेस्टल और मेलस, ये क्या बताता है? इंटेंसिटी कितनी पास होती है। अनपोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट बना रहे थे अपन, तो कितनी इंटेंसिटी की लाइट पास हुई वो बताता है, ठीक है? बस फॉर्मूले और स्टेटमेंट दोनों याद होनी चाहिए। प्लेन पोलराइजर ये बता चुके हैं, स्नेल लॉ बता चुके हैं अपन, हो चुकी है बात। म्यूजिकल टू साइन आई बाई साइन आर, स्टेटमेंट के साथ फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट आता है लाइट ईयर और लीप ईयर। लीप ईयर क्या होते हैं और लाइट ईयर? पहले बात ये बताओ, लाइट ईयर है किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। ईयर समझ के टाइम मत बोल देना, ओके? और कितनी डिस्टेंस? 9.46 10⁻12 किलोमीटर। ओके, वन लाइट ईयर का मतलब होता है लाइट की स्पीड से 1 साल तक चलते रहो, तुम कितनी डिस्टेंस कवर करोगे, ठीक है? तो कितनी स्पीड होती है लाइट ईयर की? ऐसी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उतनी स्पीड से 1 साल तक चल रहे फिर आप, तो उसकी जो डिस्टेंस कवर करोगे उसको क्या बोलेंगे? 1 लाइट ईयर। व्हाट इज द स्पेक्ट्रम? जो अपन बनाते हैं प्रिज्म से विबक्योर वाला, ठीक है? स्पेक्ट्रम विबक्योर वाला याद रखना। किसके अकॉर्डिंग रेशियो होगा वो? उनकी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों याद होनी चाहिए, कलर्स की। सबसे ज्यादा विबक्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? रेड की। सबसे कम? तो ये इसलिए याद रखा जाता है विबक्योर, ताकि अपने को उनका वेवलेंथ का ऑर्डर याद रहे या फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर याद रहे, जो काम में आता है, ठीक है?
हर कलर की वेवलेंथ अलग होगी। आपको किसी चीज का कलर दिख रहा है मतलब उस कलर की वेवलेंथ दिख रही है, ठीक है। और किसी चीज का कलर दिख रहा है मतलब वो उसी कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये चीज समझ गए? जैसे आपकी टी शर्ट का कलर क्या है, तो इस पर व्हाइट लाइट डल रही है तो कौन सा कलर कलर रिफ्लेक्ट कर रही है? ओनली ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर रही है, तो अपने को ब्लू दिख रहा। मॉडर्न के कुछ हैं। एक ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता होना चाहिए। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट कर रहा है, इसी के साथ साथ कौन प्रोपोगेट करेगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? ऐसे ऐसे मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है तो ऐसे कौन चल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। ये दोनों के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, ये अपना V है और ये E है, ठीक है। E मतलब ऊपर नीचे वाला और ये आगे पीछे जो भी देख लो। मतलब दोनों E और B इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों एक साथ प्रोपोगेट करेंगे, उनके प्रोपोगेशन की डायरेक्शन भी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। बी के परपेंडिकुलर वी है, वी मतलब इधर वेलोसिटी है, इनकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। ई के भी परपेंडिकुलर वी होता है। समझ गए? ये क्या बनती है? अपनी ईएम वेव बनती है। जब भी कोई चार्ज मोशन में होता है तो वो क्या जनरेट कर रहा होता है? ईएम वेव निकाल रहा होता है, ठीक है। जो अपना चैप्टर है ACEMI वाले के लास्ट ईएम वेव वाला चैप्टर, जिसके अंदर अपन स्पेक्ट्रम वेव का स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे, जिसमें यूजेज एंड उनकी वेवलेंथ का ऑर्डर दोनों चीज पढ़ेंगे, जो याद भी होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं बेटा? वेव ऑप्टिक्स में, जिसमें अपन YDAC वाला करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनते हैं, जिनसे अपने पास ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जैसे दो वेव हैं आपके पास और सेम ये वेव है, ये इंटरफेरेंस करेंगे तो इसका और इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, और आपके पास जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो क्या मिलेगी? इन दोनों के एम्पलीट्यूड के इक्वल। जैसे ये A1 है, ये A2 है अपने पास, तो ये अपने को क्या मिलेगा? A1 प्लस, तो यहाँ कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव। अब इसकी जगह मैं एक दूसरी ले लूं ऐसे, ये A1 है, ये वाला A2 है, इसके कारण जो मेरे पास मिलेगा वो क्या मिलेगा? A1 से कम ही मिलेगा। और ये कितना होगा? A1 माइनस A2। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। ये कौन सा इंटरफेरेंस है? डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। और ये अपने को ब्राइट फ्रिंज देगा, और ये दोनों इक्वल होके एक स्ट्रेट लाइन देंगे, जो क्या होगी बेटा? कोई इंटेंसिटी नहीं होगी, जो डार्क फ्रिंज बनेगी, जो अपन पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में? वेव वाले चैप्टर में। आया समझ में? और न्यूटन लॉ तो सबको पता होगा, पता है क्या बताया था न्यूटन ने? ग्रेविटेशन के लिए पूछ रहा हूं, बाकी नहीं। ग्रेविटी वाले चैप्टर में क्या बताया था? कूलॉम फोर्स पढ़ा है? सिमिलर सा है, देखो उसने क्या बताया था? दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ऑलवेज क्या होता है? तो F प्रोपोर्शनल होगा M1 M2 दोनों के मास का मैग्नीट्यूड के तो प्रोपोर्शनल, और बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे M1 ये है और अपना M2 ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा? R। ये M1 M2 है, और डिस्टेंस के क्या होगा? 1/r स्क्वायर, r के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। सेम टू सेम पढ़ते हो ना कूलॉम्स के लिए, Q1 Q2 और वही r स्क्वायर वाला सेम पढ़ते हो ना, बस मास की जगह क्या आता है? चार्ज आता है, और इन दोनों को कंबाइंड लिखोगे कांस्टेंट आएगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसी की यूनिट पूछी थी इस साल, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। निकाल सकते हो ना यहाँ से, ऐप का न्यूटन, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगा, डिस्टेंस तो ये मीटर स्क्वायर, केजी केजी डिवाइड बाई केजी स्क्वायर।
तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, उसने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया था, और क्या बताया था कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है? हाँ पीछे पीछे खड़ा हो बेटा, लास्ट लास्ट में तेरे साइड वाला, तेरे साइड वाला। क्या ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है? कैसे, कोई एग्जांपल देके बता। जैसे दो मास है, वो ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ तुम दोनों बैठे हो, लग रहा है अट्रैक्शन, तो फिर कैसे हुआ ये? अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए अपने को फील नहीं होती। फील करने के लिए एक मास क्या चाहिए बेटा, बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा होगा तब उसको, छोटे वाले को फील होगा कि वो उस पर इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, तो जैसे अर्थ अपने पे क्या लगा रही है, ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही, तो अपन धस क्यों नहीं रहे फिर अर्थ में? क्योंकि ऑलवेज अट्रैक्टिव रहेगी ना, कैसी रहेगी, ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ने तो बता दिया कि आप जैसे जैसे जी बढ़ाओगे वैसे वैसे वो चीजों को खींचता रहेगा। ये सेम कॉन्सेप्ट कहाँ है अपना, ब्लैक होल वाला, कि जैसे जैसे डेंसिटी ग्रेविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो उसका अट्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टाइम बाद, एक लिमिट के बाद क्या होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। एनी टाइम ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव नहीं रह सकता, इन्होंने बताया था, इनके अकॉर्डिंग उस टाइम तक ये सही थे न, तब तक ज्यादा अपने ब्लैक होल और व्हाइट होल के बारे में कुछ थ्योरी थी, बाकी निकली यहीं से ही है। ग्रेविटी एक ऐसी चीज है, तुम इसको जितना समझ लोगे, अभी तक अपने ग्रेविटी को कुछ भी नहीं समझा है, जिस दिन उस चीज को समझ लिया कि क्या है ग्रेविटी, उस दिन वो बोलते ना भगवान बन जाओगे, क्योंकि ग्रेविटी बैंड कर देती है टाइम को, और टाइम बैंड मतलब टाइम तुम्हारे कंट्रोल में। आज तुमने क्या किया, कल तुम क्या करोगे और क्या करके आए हो, सब तुम्हारे कंट्रोल में, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो वही भगवान है जो कुछ भी कर सकता है। तो जितना जल्दी समझ लोगे इस ग्रेविटी को, अभी तक अपने क्या है, स्पेस में जाते हैं, ठीक है, स्पेस स्टेशन में देखा होगा आपने, सूट पहन के घूमते रहते हैं, और नया अपने पास ग्रेविटी है कि अपन आर्टिफिशियल ग्रेविटी बना पाए, नहीं है ना अपने पास ये नॉलेज। सोचो अपने पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी का आ जाए, तो आपने सुना होगा कि ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है, होता है। अब टाइम स्लो हो रहा है ब्लैक होल के पास, मतलब वहां मैक्सिमम ग्रेविटी, जिसके कारण क्या हो रहा है, टाइम भी बेंड हो रहा है, टाइम स्लो पड़ रहा है। तो मेरे को कहीं जाना हो तो मैं उस ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ा के टाइम को बेंड कर दूं, जैसे मैं यहां खड़ा खड़ा 5 मिनट निकले और आप लोगों की 50 साल निकल जाए, हो सकता है ना इसे? ब्लैक होल के पास यही तो होता है। वो एक मूवी है ना, कौन सी है, इंटरस्टेलर, यही तो है उसमें। आपको पता है उसके डायरेक्टर ने क्या किया था, उसकी स्क्रिप्ट साइंटिस्ट से लिखवाई थी, और उन्हीं साइंटिस्टों ने एक इमेज दी थी ब्लैक होल की। कुछ टाइम बाद नासा ने रिलीज की थी कि ये होता है ब्लैक होल। वो दोनों क्या कर रही थी, एक दूसरे से मैच कर रही थी। मतलब अपन ब्लैक होल को मैथमेटिकली प्रूव कर चुके थे पहले, लेकिन अपने पास कोई फोटो नहीं थी। लेकिन थोड़े दिन पहले मिली अपने को फोटो, सेम टू सेम थी। उस मूवी में जो फोटो यूज हुई ना, सेम टू सेम फोटो मिली थी, और उस मूवी के रिलीज होने के कई सालों बाद। तो इसीलिए यदि तुम ग्रेविटी को थोड़ा बहुत भी समझ लोगे तो तुम बहुत सी चीजें कंट्रोल कर लोगे। लेकिन अभी ग्रेविटी का अपने को कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी, बस ये मानते कि हो रहा है, कैसे हो रहा है हमें नहीं पता। जिस दिन ये पता चल गया है कैसे हो रहा है, उस दिन इंसान भगवान बन जाएगा खुद ही। लेकिन कुछ बाउंडेशन है जो नेचर लेके बैठा है, और वो बाउंडेशन वो रिलीज नहीं करता है, इसलिए अपने को चीजें पता नहीं चलती। सबका दिमाग चल रहा है ना, कि पढ़ाई की बातें छोड़ के इधर उधर की बात कर लो ना, सबका दिमाग दौड़ने लग जाता है।
अब धीरे धीरे बातें स्टार्ट होंगी। पहले 2 जने बोलेंगे, फिर 5 जने बोलेंगे। अच्छा लगता है बेटा ये? समझ गए ये चीज? ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल जी की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 6.67 10⁻⁻, यूनिट लिखी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो आपको पता है हाइट के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। फॉर्मूला पढ़ाओगे आपने mgh, हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है? पढ़ा है क्या कभी छोटी क्लास में? काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, पढ़ा होगा। तो हाइट के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। दोनों फॉर्मूले याद रखना। और किसके कारण? ग्रेविटी लग रही है, इसलिए जैसे जैसे ऊपर जाओगे हाइट बढ़ेगी तो mgh। लेकिन कब तक? जब तक मैं सरफेस के पास हूं, ठीक है ना? सरफेस से ऊपर चला जाऊंगा तो जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन पे डिपेंड ही नहीं रही, यदि जी चेंज हो रहा है तो बार बार। तो इनके कंडीशन के लिए ये है कि सरफेस पे रहनी चाहिए, आप सरफेस के आसपास की बात करता है, जी चेंज नहीं हो रहा हो। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, ये तो होगी बात। बाउंडेड सिस्टम क्या होता है? बाउंडेड, बंधा हुआ। चलो नेगेटिव एनर्जी सुना है? क्या होती है? सुना है, नहीं पता। देखो, ए बाउंडेड सिस्टम इज द physical system in which the total energy of particle is negative, so the particle remain constant and cannot escape to infinitely. पहले बताओ ये लाइन समझ में आई? चलो वापस पढ़ो। किसी भी सिस्टम को बाउंड कर देना, बांध देना। जैसे आपको इस रूम में बंद कर रखा है, ठीक है? अब आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाए, होगा क्या? कब तक आप रुके रहोगे? जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं हो। और यदि आपके अंदर एनर्जी है तो क्या करोगे? आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे। और आपकी एनर्जी ही निकाल ली जाए तो क्या करोगे? कुछ नहीं, अंदर ही रहोगे, मतलब आप बाउंडेड रहोगे, बंधे हुए रहोगे। तो वही बात है जैसे इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बाउंडेड सिस्टम। नेगेटिव एनर्जी का मतलब उसके पास वो ऑर्बिट या वो जगह छोड़ के जाने की एनर्जी नहीं हो, स्केप नहीं कर सकता। तो लिखा कैनॉट स्केप टू इनफाइनाइट, बाहर नहीं जा सकता हो, उसको बोलते हैं उसकी नेगेटिव एनर्जी। यदि उसके पास पॉजिटिव एनर्जी आ गई तो वो क्या कर सकता है? फिर जंप कर सकता है। ओके? ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहे हैं अपने चारों तरफ, तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए? अरे किसी भी ऑर्बिटल एनर्जी की बात करो, किसी भी न्यूक्लियस में एटम क्या करता है? उसके चारों तरफ घूम रहा होता है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। कितनी एनर्जी रहेगी तो इसी ऑर्बिट में रहेगा। केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो ना, 1 में, 2 में, 3 में, कौन से में रहेगा? वो डिपेंड करेगा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, तभी वो क्या रह पाएगा? बाउंड रह पाएगा। n=1 में वो -13.6 वाली होगी तो ही वो 1 में रहेगा, फिर वापस कम हो जाएगी तो एनर्जी निकालते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी निकालो अगर सोल्व करते जाओ। तो वो उसकी बाउंड एनर्जी है जिसके कारण वो उसी ऑर्बिट में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। और जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है वही क्या होती है? उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये किसके अंदर पढ़ते हैं? ग्रेविटी के अंदर भी पढ़ते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। जब सैटेलाइट किसी भी मास के चारों तरफ कोई दूसरा मास क्या कर रहा हो? घूम रहा हो, उसी के ऑर्बिट में, जैसे अपने अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट क्या कर रहे हैं? सारे घूम रहे हैं ना, उनकी भी एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है जिसका फॉर्मूला होता है, हाँ पीछे,
हाँ ललित खड़ा हो। क्या फॉर्मूला होता है? √gm/r, बैठ जाओ। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? √gm/, और ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दे दोगे तो क्या कर जाएगा? ऑर्बिट छोड़ के चला जाएगा, जिसको बोलते हैं स्केप वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है √2gm/r। ठीक है, ये आ गई स्केप वेलोसिटी। ठीक है, √2gm/r। नेक्स्ट, देयर आर नो एटमॉस्फेयर ऑन मून। क्यों? मून का एटमॉस्फेयर इसलिए नहीं है कि उसकी ग्रेविटी क्या बेटा 1/6 है यहां से, तो वो चीजों को होल्ड नहीं रख पाता। होल्ड नहीं रख पाता तो उसका जो एटमॉस्फेयर है वही उसको छोड़ के कहां चला जाता है? स्पेस में चला जाता है। गैस होंगी, जो भी होगा उसके एटमॉस्फेयर में, वो उसको क्या नहीं कर पाता? होल्ड नहीं कर पाता। जैसे अर्थ की ग्रेविटी है, तो अपना जो ऑक्सीजन जितना भी गैस है चारों तरफ जो अपन रह रहे हैं, तो ये क्या करती है? अर्थ की ग्रेविटी उसको क्या रखती है? होल्ड रखती है, पकड़ के रखती है। नहीं रखे तो क्या होगी? सब क्या किस में चली जाएंगी? स्पेस में चली जाएंगी। तो मून के साथ ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी ग्रेविटी क्या है? 1/6 है, तो प्रॉपर होल्ड नहीं रख पाता। होल्ड नहीं रख पाता तो कहां हो जाएगा? सारा स्पेस में जाता रहेगा। ठीक है ना? गैस स्केप इजिली इनटू स्पेस, लीव द मून एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर एयरलेस हो जाता है उसका, क्योंकि वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा बेचारा। ब्लैक बॉडी क्या होती है? अच्छा क्वेश्चन है। क्या होती है ब्लैक बॉडी? आइडेंटिकल ब्लैक बॉडी की यदि बात करें तो ऐसी बॉडी जो हर चीज को अपने अंदर ले ले, हर एनर्जी को अपने अंदर ले ले। ठीक है, जैसे किसी भी इंटेंसिटी का आपने लाइट डाली, उससे रिफ्लेक्शन क्या हो? 0। हर लाइट को अपने अंदर ले रहा हूं। ठीक है, आइडेंटिकल की बात कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि हर इंटेंसिटी की लाइट आई, लेकिन एक लिमिट होगी ना, उसके बाद वो क्या करने लग जाएगा? रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। यदि ब्लैक बॉडी आप बनाओगे भी तो क्या करेगा? एक लिमिट तक वो एनर्जी होल्ड कर पाएगा, उसके बाद क्या करने लग जाएगा? वो जितनी एनर्जी दे रहे हो उतनी क्या करने लग जाएगा? रिलीज करने लग जाएगा। आइडेंटिकल का मतलब आप उसको कितनी भी एनर्जी दोगे वो होल्ड कर लेगा उसको अपने अंदर। याद रख लोगे ब्लैक बॉडी? कभी एक्सपेरिमेंट किया है ब्लैक बॉडी का? चलो ये बताओ, 12th क्लास का एक्सपेरिमेंट किस किस ने किया फिजिक्स के? एक दो जितने भी 12th क्लास में प्रैक्टिकल कराए हुए होंगे ना। चलो लैब कौन कौन गया हुआ? प्रैक्टिकल लैब। बस बस बस, हो गई बातें खत्म। तो कभी जाओगे, अब तो चले गए, अब तो सिप वाले लैब में जाना कहीं। तो वह होता क्या है ब्लैक बॉडी में? जब भी एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो रूम भी पूरा ब्लैक रखता है। ठीक है, एक जब भी कोई इंटेंसिटी की लाइट का एक्सपेरिमेंट करना होता है ना, तो ब्लैक रूम में होता है कि छोटा सा स्पार्क भी मिस ना हो जाए। ठीक है, नहीं है तुम्हारी काम की चीज, छोड़ दो। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन से होते हैं बेटा? अराउंड द अर्थ इन द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा होगा? अरे इक्वेटोरियल कैसा होता है? इक्वेटर लाइन तो पता है क्या? और अर्थ रोटेट कैसे कर रही है? क्या? मैं डायरेक्शन नहीं पूछ रहा, मैं इक्वेटोरियल के अकॉर्डिंग कर रही है, कैसे कर रही है ये पूछ रहा हूं। हाँ टिल्ट है, पता है। तो ऐसे रोटेट कर रही है तो इक्वेटोरियल पे तो रोटेट कर रही है, और उसी पे कोई सैटेलाइट रख दो और अर्थ के आपकी घूम रही हो, तो बताओ एक सैटेलाइट को एक पोजीशन पे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 24 घंटे। क्यों? वापस 24 घंटे में घूम के वहीं आ जाती है। ठीक है, या इक्वल टू द अर्थ रोटेशन, या उस सैटेलाइट को उस जगह पे रखना है तो कितना
देर में एक चक्कर पूरा करना पड़ेगा अर्थ का? 24 घंटे में। मतलब इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया और इंडिया पे नजर रख रहा है वो, ठीक है, बॉर्डर्स पे नजर रख रहा है मान लो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंडिया के साथ साथ रिवॉल्व करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, ताकि और इंडिया मतलब अर्थ कितने में घूम रही है 24 घंटे में, तो उसको भी कितने टाइम में घूमना पड़ेगा, 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा, ताकि वो 24 घंटे निगरानी रख पाए अपने बॉर्डर्स पे। वो कैसे सैटेलाइट होते हैं अपने पास? जियो स्टेशनरी। इंडियन सैटेलाइट, ये भी पूछ लेता बेटा, है तो ज्योग्राफी का, इसमें ये पूछ लेता नए सैटेलाइट कौन से भेजे हैं, बाकी एक दो याद भी रखना सैटेलाइट के बारे में, खासकर जो करंट में जो हो रहा है ना वो जरूर याद रखना। और वो तो अभी सुलट ही नहीं रहा है तुम्हारा ईरान वाला, तो वो तो जरूर ही याद रखना, हॉट टॉपिक है वो तो ना, वो तो पता नहीं हॉट कई दिनों से हॉट चल रहा है, पिछले साल वाले बच्चों के लिए भी हॉट ही था वो, और तुम्हारे लिए भी हॉट ही है। अब उसका पता भी नहीं कितने टाइम चलेगा, वो हॉट टॉपिक ही रहेगा। ओके, तो चलो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं, कि तुम्हारी शक्लें बता रही हैं कि बहुत, हाँ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ बेटा, बैठ, भाग कहाँ रहे हो?